जी बच्चों, आज हम भारत के भूगोल में भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। भारत की नदियों को समझाने से पहले कुछ बिंदु हैं जिन पे अपन चर्चा करना चाहेंगे, जिनसे अपन को इसको समझने में आसानी होगी। एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। एस्चुरी वह नदी बनाती है जो कि डेल्टा नहीं बनाती और सीधा महासागर में विलय हो जाती है। और डेल्टा डेल्टा वह नदी बनाती है जो अपने साथ मिट्टी लेके जाती है साथ में, और नदी जो तट है, सागर का तट है, वहाँ पर छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होकर, मुख्य नदी छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होकर सागर में गिरती है और एक त्रिभुजानुमा आकृति धारण करती है। वो क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। अभी देखिएगा, एस्चुरी सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। तो इनमें कौन कौन सी नदी हैं? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी। ये नदियाँ जवानद हैं। अब डेल्टा है नदी जहाँ महासागर से मिलती है, उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है और वो त्रिभुजाकार रूप धारण कर लेती है। और जो ये क्षेत्र होता है, जो मिट्टी लाई जाती है, वो उपजाऊ होती है। इसमें किस मुख्य नदियाँ भारत में? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये आदि डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। अब देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। ये देखिए चित्र डेल्टा में, ये डेल्टा का चित्र दे रखा है। छोटी छोटी शाखाओं में देखो ये बस बटा हुआ है। और इसके बाद में आप देखेंगे एस्चुरी, जो कि ये नदी सीधा महासागर में मिल रही है। इसमें चित्र में साफ दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र जो मुख्य नदी होती है, उसमें छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं, उनकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो एक जो भी क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र से ये क्षेत्र जो नदी अपना जल ला रही है, वो क्षेत्र अपवाह तंत्र हो गया। तो वो क्षेत्र क्या कहलाया? अपवाह तंत्र। अब इसकी देखिए, अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? नदी तंत्र की, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर मुख्य धारा में मिल जाती हैं। ये अपवाह तंत्र होता है। चित्र में इसको बखूबी समझाया गया है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, भारत में अपवाह तंत्र दो तरह के हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र आता है, गंगा नदी का अपवाह तंत्र आता है और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र आता है। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका अपवाह तंत्र आता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में अब ये देखिएगा, सिंधु नदी चित्र में देखिएगा कि तीन देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान, और फिर काम अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और उत्तर पश्चिम में दिशा बनाती हुई लद्दाख में, भारत के लद्दाख में दमचौक नामक स्थान पर यह भारत में प्रवेश करती है। और फिर यह गिलगित क्षेत्र से होते हुए दर्दिस्तान नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और लास्ट में है कराची के पूरब में अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु नदी तंत्र में भारत का लेह शहर कहाँ है? सिंधु नदी पर दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियों का नाम बताया है, जिनको नाम है चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी की मुख्य नदियां हैं। नेक्स्ट, अब देखिएगा, इनके बारे में एक एक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सिंधु नदी तंत्र में चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है और जो यह चंद्रा और भागा, 2 नदियां हिमाचल प्रदेश की है, इनको मिलकर चंद्रभागा नदी के नाम से इसे जाना जाता है।
इसका चेनाब का निर्माण किन नदियों से होता है? चंद्रा और बाघा से। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी? चेनाब नदी। ये देखिएगा चित्र में दिखा रखा है, हिमाचल से निकलती है और ये पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे झेलम नदी। झेलम नदी है, उसका उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से है। बैरीनाग के निकट से यह नदी की लंबाई 170 किलोमीटर है, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है और पाकिस्तान के जंग के निकट ये कहाँ मिल जाती है? चेनाब में। चेनाब की ये सहायक नदी हो गई झेलम। अब है रावी। यह नदी कहाँ से निकलती है? रावी चेनाब की तरह हिमाचल प्रदेश में। चेनाब भी हिमाचल से निकलती है और रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन रावी रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के निकट यह झेलम में मिल जाती है। सॉरी, झेलम में नहीं, ये चेनाब में मिल जाती है। ये भी चेनाब की, झेलम की तरह चेनाब की सहायक नदी है रावी। अब नेक्स्ट देखिएगा सतलज नदी। सतलज नदी है वो मुख्य रूप से तिब्बत से, चाइना से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है। सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई यह नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आगे पंजाब होते हुए, और ये सतलज नदी किसके उस दर्रे से निकलती है? सिपिकीला दर्रे होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में किस में मिल जाती है? चेनाब में। तो ये भी चेनाब भी सतलज नदी की सहायक नदी हो गई। और चेनाब में मिलने से पहले इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है सतलज में? व्यास नदी। अब ये देखिएगा व्यास नदी। अब व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियाँ हो गई? चेनाब, रावी और व्यास, 3 नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। रोहतांग दर्रे से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में बहते हुए, तो कुल्लू घाटी में कौन सी नदी बह रही है? व्यास नदी। कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? हरीके में। और यहीं हरीके से, नेक्स्ट देखिएगा, यहीं हरीके से हरिकेश बैराज बांध बनाया गया है, जहाँ से राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ये देखिएगा हरिके क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की थी, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पंजाब और राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर के लगभग है। ध्यान दीजिए, इसके अलावा पाकिस्तान में बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब में मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ यहाँ एक होकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, जो लास्ट है, एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। ये क्या है? ये भी आपको आना चाहिए। ये तो हो गया सिंधु नदी तंत्र का पूरा जो अपने चर्चा करी। अब सिंधु जल समझौता है जो 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी पानी के वितरण को लेकर। अब इसमें इस समझौते के तहत 3 जो पूर्वी नदियां हैं, कौन कौन सी? रावी, व्यास और सतलज। ये इन नदियों पर किसका नियंत्रण रहेगा? भारत का। और 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, इन पर नियंत्रण किसका रहेगा? पाकिस्तान का। ये इतना आपको आना चाहिए। आज सिंधु नदी जल समझौता के बारे में पढ़े हैं। कल अपन गंगा नदी का तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।